नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यण स्वर संधि और आयदि स्वर संधि की चर्चा की थी। आज हम अच स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि और पर रूप संधि के अंदर कुछ नियम हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादपि। एंगः पदान्तादपि। इसका अगर हम सूत्र का विच्छेद करें तो होगा एंगः पदान्तादपि। यानी ये सूत्र ये कहता है कि एंग वर्ण यानी जो पहला जो पद रहेगा, प्रथम पद में जो अंतिम वर्ण रहेगा वो रहेगा एंग वर्ण, ए या फिर ओ। एंग वर्णों में कौन कौन से आते हैं? ए या फिर ओ। और जो दूसरा पद रहेगा उस दूसरे पद में ह्रस्व आकार होगा। पहले पद में एंग वर्ण ए और ओ और दूसरे पद में ह्रस्व आकार होगा। अगर ये शर्त पूरी होती है तो जो पहले वाले जो वर्ण है, पहले वाला जो वर्ण है यानी जो एंग वर्ण है वो ही आदेश हो जाते हैं। और ये जो ह्रस्व आकार है, इस ह्रस्व आकार को निर्दिष्ट करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अवग्रह जो चिन्ह है उसका प्रयोग हो ही। अब देखिए, इसमें अपन देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है हरे प्लस अव। हरे प्लस अव। अब देखिए इसका हर ए अव, र के अंदर से ए निकल गया। अब यहाँ पर ए और क्या है? ए। तो पहला जो पद है, पहले पद के अंदर एंग वर्ण है ए, और जो दूसरा पद है, दूसरे पद के अंदर क्या है? ह्रस्व आकार है। तो पहले वाला जो वर्ण है वो ही क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। पहले वाला वर्ण है ए, तो ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। यानी ये जो र है, इस र में मिलेगा ए, तो क्या बन जाएगा? रे। यानी शब्द बनेगा हरे अव। यानी ये जो ह्रस्व आकार है इसको निर्दिष्ट करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो शब्द बनेगा हरे अव। उच्चारण में से आएगा ये। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रामे प्लस अस्मिन। अब इसमें देखिए, ग्राम ए अस्मिन, यानी यहाँ पर जो ए है और आगे है ह्रस्व आकार। ए यहाँ पर एंग वर्ण है, यानी एंग वर्ण वही आदेश हो जाएगा। जो पहला जो वर्ण है वो आदेश हो जाएगा पहले पद में। अब यहाँ पर ये जो ए है वो मिलेगा मैं में, तो मैं बन जाएगा। और ये जो ह्रस्व आकार है इसको निर्दिष्ट करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए शब्द बनेगा ग्रामे अस्मिन, यानी ग्रामे बन जाएगा। और ये ह्रस्व आकार को निर्दिष्ट करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे एग्जाम्पल की हम चर्चा करें तो भानो प्लस औ। भानो प्लस औ, यानी भान ओ प्लस औ। यानी ओ क्या है? एंग वर्ण है। प्रथम पद में जो एंग वर्ण आएगा, एंग वर्ण के आगे ह्रस्व आकार होगा। यानी यहाँ पर भी शर्त पूरी हो रही है। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ के आगे ह्रस्व आकार है, तो पहले वाला वर्ण ही आदेश होगा, यानी ओ ही आदेश होगा।
तो ये तो बन जाएगा भानो, और यहाँ पर जो रस्व आकार है इसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा, तो शब्द बनेगा भानो औ। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ते प्लस अस्वाहा, ते प्लस अस्वाहा, यानी तय और यहाँ पर क्या है ए प्लस अस्वाहा, ते प्लस अस्वाहा। अब देखिए यहाँ पर ए के आगे रस्व आकार है, ए क्या है, एक एंग वर्ण है, तो यहाँ पर पहले वाला वर्ण ही आदेश होगा, यानी ए ही आदेश होगा। तो ये जो ए है इस मिलेगा तय में, तो बनेगा ते, और यहाँ पर जो रस्व आकार है इसके लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग होगा, तो शब्द बनेगा ते स्वाहा। शब्द क्या बनेगा, ते स्वाहा। तो इस प्रकार से ये जो संधि है, ये संधि अयादी जो संधि है, अयादी संधि का अपवाद है। पूर्व रूप संधि अयादी संधि का अपवाद है। सिंपल सा इसमें ये याद रखना है कि प्रथम पद में एंग वर्ण होगा, एंग वर्णों के आगे रस्व आकार होगा, यहाँ पर आ नहीं होगा, केवल रस्व आकार होगा। अगर ये पोजीशन रहती है तो जो एंग वर्ण ही आदेश होंगे, और जो रस्व आकार है, रस्व आकार को निर्दिष्ट करने के लिए यहाँ पर अवग्रह चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पररूप संधि। पररूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पररूपम। यहाँ पर भी देखो एंग वर्णों की बात हुई है, यानी एंग वर्ण, एंग वर्णों में कौन कौन से आएंगे, ए और ओ। अब ये संधि क्या कहती है, इसका नियम क्या है, अवर्णांत, अवर्णांत यानी पद के अंत में ए या फिर आ हो और प्लस आगे एंग वर्ण हो। अगर ये पोजीशन रहती है, अगर ये पोजीशन रहती है तो एंग वर्ण ही आदेश होगा वहाँ पर, यानी जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद में उपसर्ग लगभग आते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल अपन देखें, उप प्लस एजते, उप प्लस एजते। अब यहाँ पर उप ए प्लस एजते, यहाँ पर उप एक उपसर्ग है, उप क्या है यहाँ पर, उपसर्ग, यानी प्रथम पद में जो वर्ण आया है वो है ए, और दूसरे पद में आया है ए और ए, यानी ए क्या है यहाँ पर, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, एंग वर्ण ए हो जाएगा आदेश, और ये जो ए है वो मिलेगा पैक के अंदर, तो बन जाएगा पे। तो शब्द बनेगा, पहले तो उपे आ जाएगा और फिर ये आएगा जते, यानी शब्द बनेगा उपेजते। यानी पहले जो पद रहेगा उस पहले पद में उपसर्ग आपको दिखेगा, अवर्णांत उपसर्ग दिखेगा, दूसरे पद के अंदर एंग वर्ण आएगा। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, यानी प्र ए प्लस एजते, यानी ए और ए आया है, यहाँ पर भी क्या होगा, ए वर्ण ही आदेश होगा जो एंग वर्णों में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है ये मिलेगा प्र में, तो बन जाएगा प्रे, और फिर ये है जते, तो शब्द बन जाएगा प्रेजते। शब्द क्या बन जाएगा, प्रेजते। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसी में ही, उप प्लस औसती, उप प्लस औसती। अब इसमें देखिए उप ए औसती, यानी उपसर्ग है, उप भी एक, प्र भी यहाँ पर उपसर्ग था, और उप ए औसती यहाँ पर प्रथम पद का जो वर्ण है वो है ए, और द्वितीय पद का जो है ओ, यानी ए और ओ है, यहाँ पर ओंग एंग वर्ण जो ओ है वो ही आदेश होगा, यानी ये जो ओ है इसमें मिलेगा प में, तो बन जाएगा उपो, और ये आएगा सती, शब्द बनेगा
उपोषति। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही, प्रा प्लस एलियति, परा प्लस एलियति यानी पर आ एलियति। इसमें पहले पद में तो आया है आ, दूसरे पद में आया है ए, यानी ए ही यहाँ पर आदेश होगा एंग वर्ण, यानी ये जो ए है ये मिलेगा र में, तो यहाँ पे बन जाएगा परे और फिर लयति, ऐसे कैसे आ जाएगा, शब्द बन जाएगा परेलियति। तो ये क्या थी, पररूप संधि है, एंगी पररूपम इसका सूत्र है। इसमें नियम ये है कि अवर्णांत के आगे एंग वर्ण आएंगे, और जो पुरु रूप संधि है उसमें क्या है, एंग वर्ण पहले आएंगे, उसके आगे ह्रस्व आकार आएगा। यानी यहाँ पर दोनों में ही, दोनों पदों के स्थान पर क्या होंगे, एंग वर्ण ही आदेश होते हैं। ये जो संधि है ये वृद्धि संधि का अपवाद है। पर रूप में जो एंगी पर रूपम सूत्र है ये वृद्धि संधि का अपवाद है। अब देखिए ये तो थी मेन बात इसमें। अब इसमें पर रूप संधि के अंतर्गत कुछ और नियम हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि उनमें भी से ही एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो नियम है, पहला जो सूत्र है वो है एक वार्तिक है, पहली वार्तिक, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, यानी सकंद्वादी गण, सकंद्वादी गण के शब्दों में पररूप एकादेश होता है। सकंद्वादी गण के शब्दों में पररूप एकादेश होता है। अब जैसे इसमें सकंद्वादी गण के शब्द कौन कौन से आते हैं, तो पहला देखते हैं अपन, सक प्लस अंदुहु, सक प्लस अंदुहु। यहाँ पर देखिए सक ए प्लस अंदु, यहाँ पर प्रथम पद में भी ए आया है और द्वितीय पद में भी ए आया है, यानी यहाँ पर होना तो चाहिए था आ, क्योंकि सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो सवर्ण दीर्घ संधि में आ होना चाहिए था, लेकिन ये सकंद्वादी गण का शब्द है, इसलिए सकंद्वादी गण के शब्दों में पररूप एकादेश होता है, तो यहाँ पर ए ही आदेश होगा, और यहाँ पर जो शब्द बनेगा सकंदुहु बनेगा, सकांधु नहीं बनेगा। ये सकंदु सकंदवादी गण का शब्द है। दूसरा है कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, यानी कुल ए प्लस अटा, यहाँ पर भी ए वर्ण है, यहाँ पर भी ए वर्ण है, यहाँ पर ए वर्ण ही आदेश होगा, यहाँ पर भी पर रूप संधि का ही कार्य होगा। सकंदवादी गण का शब्द है कुलटा भी, तो शब्द बनेगा कुलटा, इस लय में ए मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो ए है इसमें क्या में मिल जाएगा, शब्द बनेगा कुलटा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है तच टेहे, तच टेहे, इसका मतलब होता है कि टी संज्ञा पद के अंत में हलंत वर्ण और हलंत वर्ण सहित जो समुदाय होता है, हलंत वर्ण और हलंत वर्ण सहित जो समुदाय होता है उसकी टी संज्ञा हो जाती है। आगे देखते हैं अपन इसी में ही, जैसे सकंदवादी गण के शब्द ही अपन देख रहे हैं। सकंदवादी गण के शब्दों में और देखते हैं, कर्क प्लस अंदुहु, कर्क प्लस अंदुहु, यानी यहाँ पे कर्क ए प्लस अंदु, यानी पद का अंतिम वर्ण भी ए है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए वर्ण ही आदेश होगा, क्योंकि ये जो करकंदु शब्द है ये भी सकंदवादी गण का शब्द है, तो शब्द बनेगा करकंदु। कर्क ये जो ए है इस कै में मिलेगा तो कर्क, और फिर अंधु आ जाएगा, शब्द बन जाएगा करकंधु।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मार्त प्लस अंडे है, मार्त प्लस अंडे है, यानी मार्त ए प्लस अंडे है, यानी यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो ए वर्ण ही आदेश होगा। ये जो ए है इसमें मिलेगा तय में, तो मार्त बन जाएगा और इस शब्द बनेगा मार्तंड है। ये भी सकंदवादी गण का शब्द है। नेक्स्ट है पतत प्लस अंजलि ही, पतत प्लस अंजलि ही। अब इसमें देखिए पत अत प्लस अंजलि, यानी ये अत कैसे आया, अभी मैंने बताया था तच टेहे। ये सूत्र ये कह रहा है कि पद का अंतिम हलंत वर्ण या फिर हलंत वर्ण सहित समुदाय, यानी इसमें पत अत ये टी संज्ञा होगी इसकी, और ये जो अवर्णांत शब्द है अवर्ण यहाँ पे आदेश हो जाएगा। ये जो अ है ये मिलेगा इस तय के अंदर, तो पत पूरा बन जाएगा और अंजलि ऐसे का ऐसा आएगा, शब्द बनेगा पतंजलि ही। नेक्स्ट इसी में देखते हैं मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा। अब देखिए मन और अस ये इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और आगे है ई, तो ई वर्ण ही यहाँ पर आदेश होगा, दीर्घ ई है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ये जो दीर्घ ई है इस न में मिलेगा तो नी हो जाएगा, यहाँ पे मनीषा शब्द बन जाएगा। ये भी क्या है, सकंदवादी गण का शब्द है। तो सकंदवादी गण के शब्दों में पररूप एक आदेश होता है। ये सकंदवादी गण के जो एग्जाम्पल है ये महत्वपूर्ण है, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे हम इसमें पररूप संधि के अंतर्गत ही दूसरा नियम देखते हैं। ये है सीमंत है केस वेसेसु, सीमंत है केस वेसेसु। अब इसमें देखिए केस और वेश, केस और वेश, इसका मतलब होता है बालों को संवारना, बालों को संवारना। अगर बालों को संवारना अर्थ निकल रहा है, अगर बालों को संवारना अर्थ निकल रहा है तो पररूप संधि का कार्य होगा, पररूप एक आदेश होगा। जैसे अपन देखें सीमंत शब्द है, सिम प्लस अंत है, सिम ए अंत है, यानी यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है। यहाँ पर ए वर्ण ही आदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है, बालों को संवारना। सूत्र भी यही कह रहा है सीमंत केशवेशु, यानी यहाँ पर बालों को संवारना। तो यहाँ पर देखिए अवर्णांत शब्द आएगा, ये ए मिलेगा इसमें में, तो मैं हो जाएगा पूरा, शब्द बनेगा सीमंत है। क्या बनेगा, सीमंत है। ये तो बालों को संवारने के अर्थ में बनेगा सीमंत है। अगर केस वेश से भिन्न अर्थ आता है, केस वेश से अगर भिन्न अर्थ है तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होगा। केस और वेश से भिन्न अगर अर्थ निकलता है तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होगा। जैसे सिम प्लस अंत है, सिम ए प्लस अंत है, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होगा, ए प्लस ए बराबर होगा आ, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि का कार्य होगा। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा बनेगा सीमांत है। क्या बनेगा, सीमांत है, यानी बालों को संवारना अर्थ है तो बनेगा सीमंत है, और इस अर्थ से अगर भिन्न अर्थ निकलता है तो बनेगा सीमांत है। ठीक है। अब तीसरा नियम इसके अंतर्गत अपन देखते हैं। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम है
ओमांगोश्च, ओमांगोश्च। अब ये नियम क्या कहता है कि अवर्णांत यानी पद के अंत में अवर्ण शब्द आएगा और इसके आगे दूसरे पद के अंदर ओम और आंग, ओम और आंग आएगा। पहले पद में अवर्णांत शब्द, दूसरे पद में ओम या आंग शब्द आएगा। अगर ऐसा होता है तो पर रूप संधि का कार्य होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, सिवाय ओम यानी सिवाय ए प्लस ओम। अब यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ओ, तो यहाँ पर पूर्व रूप पर रूप जो संधि है उसका ही कार्य होगा। यहाँ पर ओ होगा, ए और ओ के स्थान पे क्या होगा, ओ पर रूप संधि का कार्य होगा। ये जो ओ है इसमें मिलेगा ये में, तो यो बन जाएगा, शब्द बनेगा शिवायोम। क्या बनेगा, शिवायोम। इसी में ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सदा प्लस ओम, सदा प्लस ओम यानी सद आ प्लस ओम। अब यहाँ पे भी क्या है, आ है और ओ है। पहला पद का अंतिम वर्ण आ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ओ है, या शिव आ प्लस इही। अब इसमें देखिए शिव आ इही, यहाँ पर भी गुण संधि का कार्य होगा। आ प्लस ई हो रहा है यानी दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शिव ए एही, यहाँ पर ए हो जाएगा, इसमें ए ही बन जाएगा। और यहाँ पर शिव ए एही, यहाँ पर ए और ए मिल यहाँ पर होगा पर रूप संधि का कार्य, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए आ रहा है, ए वर्णांत की यहाँ पे बात हो रही है, और इसके आगे आ रहा है ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंग ए हो जाएगा, और ये जो ए है इस व में मिलेगा तो बन जाएगा वे, फिर बनेगा शब्द शिवेही। क्या बनेगा, शिवेही। तो इस प्रकार से पर रूप संधि में कुछ नियम थे, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। क्या पता इसमें से प्रश्न कभी पूछ ही लेते हैं, तो इनका ज्ञान भी आपको विशेष पर रूप संधि के अंतर्गत होना चाहिए। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको ये दोनों संधि और इनमें कुछ नियम है वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आप अच्छे से ध्यान पूर्वक इनको पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें, और इनमें से क्या पता कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से उसके को कर सको। संधि से संबंधित ऐसा एग्जाम्पल इनमें से आ सकता है। और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो डले हैं रीड से संबंधित संस्कृत भाषा के, वो आप प्रत्येक वीडियो देखें, ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से अध्ययन करें, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद।